प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे पुनर्बलन कौशल के संदर्भ में। पुनर्बलन कौशल विद्यार्थियों को अधिगम करने के लिए प्रेरित करने का एक कौशल है। इसमें विद्यार्थियों की गई प्रतिक्रियाओं पर उन्हें पुनर्बलित किया जाता है, जिससे कि वह अधिगम के लिए प्रेरित हो सकें। उनका ध्यान प्रकरण के प्रति आकृष्ट करने के लिए इस कौशल का प्रयोग अध्यापक के द्वारा अपने शिक्षण कार्य के दौरान बहुतायत में किया जाता है। इस कौशल के बारे में आपको कक्ष में अध्यापक के द्वारा समझाया जाएगा। आपके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण फाइल निर्माण के दौरान A4 पृष्ठ साइज के पृष्ठ में सबसे ऊपर पुनर्बलन कौशल के नाम को लिख लेना है। फिर सामान्य प्रविष्टियों के इस तरीके के चार्ट को आपको यहाँ पर प्रदर्शित करना है और उन प्रविष्टियों को यहाँ पर फुलफिल करना है। बताए गए अर्थ के अनुसार जो तात्पर्य बताया जाएगा उसको आपको 8 से 10 लाइन में यहाँ पर लिखना है और इस कौशल के जो घटक हैं उन्हें यहाँ पर आप लिखेंगे। कौशल के घटक में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से अध्यापक पढ़ाते हुए विद्यार्थियों को प्रकरण के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्हें समय समय पर विभिन्न युक्तियों से पुनर्बलित करने का कार्य करता है। वो कार्य विद्यार्थियों को प्रश्न पूछते हुए उसके सही उत्तर पर भी दिया जाता है और जब विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो उसे सही उत्तर देने के लिए जब हम प्रेरित करते हैं तब भी उसे पुनर्बलित किया जाता है। अर्थात विद्यार्थी में वो इंसाइट पैदा करना जिससे कि वह पढ़ाए जा रहे प्रकरण को समझने का प्रयत्न करे और उस समझे हुए की अभिव्यक्ति अपने माध्यम से वो कर सके। इस तरीके से विद्यार्थी को पुनर्बलित करने के लिए पुनर्बलन कौशल का प्रयोग अध्यापक के द्वारा किया जाता है। शिक्षण चक्र में आपके द्वारा चार्ट के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा, अर्थात इस कौशल को प्रदर्शित करने के लिए आप चार्ट का सहयोग लेंगे और चार्ट के सहयोग में जो भी आपने प्रकरण पर आधारित चित्र बना रखा होगा, वो कोई दृश्य है, कोई घटना है, कोई विभूति है, जिस भी चीज़ के बारे में आप चार्ट से अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, तो उसके बाद अध्यापक जब सहायक सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर लेता है तो वह यह पहचान करना चाहता है कि मैंने जो विद्यार्थी को सहायक सामग्री के माध्यम से पढ़ाया, क्या विद्यार्थी उसको समझ पाया है, नहीं समझ पाया है, उसको वो प्रकरण समझ में आया है, क्या उसकी वो अभिव्यक्ति कर पा रहा है। इसकी पहचान करने के लिए चार्ट प्रदर्शन के बाद आपके द्वारा पुनर्बलन चक्र की घटकों की चेकिंग के लिए विद्यार्थी से पढ़ाए गए प्रकरण अर्थात चार्ट में जो जो चीज़ें आपने महत्वपूर्ण बताई होंगी, दर्शाई होंगी, पॉइंटर से बार बार उसे इंडिकेट किया होगा, तो उसके आधार पर अब आप विद्यार्थियों से उस प्रश्न को क्या करेंगे, यहाँ पर पूछेंगे। यह विशेष ध्यान रखना है, आपके प्रकरण में जो चीज़ें क्लिष्ट हैं, जो चीज़ें विद्यार्थी को आपको लगता है कि यहाँ पे कठिनाई होगी, उसको अत्यधिक मात्रा में आप चार्ट प्रदर्शन के दौरान उसे फोकस कीजिए। विद्यार्थी को दृष्टांत के माध्यम से, अपने कहानी के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से उसे आप स्पष्ट कर सकते हैं। आप उस चीज़ को जब बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं और दर्शा रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाता है और आपके प्रकरण में वह रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। इसके पश्चात आप अपने चार्ट को या तो पलटा के रख दीजिए या नीचे उतार के रख दीजिए दीवार से। अब आपको उसका मूल्यांकन करना है, अर्थात मूल्यांकन करते हुए ये नहीं होना चाहिए कि मूल्यांकन जिस चीज़ का आप कर रहे हैं वह चीज़ भी विद्यार्थी के समक्ष लगी हुई, अर्थात चार्ट चिपका हुआ है और आप उससे प्रश्न कर रहे हैं और वो चार्ट को देखकर आपको आंसर कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छा विद्यार्थी को समझाया है, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थियों को समझा पाने में समर्थ हूँ। नहीं, अपने अधिगम की प्रक्रिया को कैसे आपने चलाया और विद्यार्थी ने कितना अधिगम किया है, इसके जांच के लिए प्रश्नों से संबंधित जो भी सामग्री आपको लगता है
उसको आप क्या करेंगे, विद्यार्थी की दृष्टि से ओझल करेंगे और उसके पश्चात वास्तविक मूल्यांकन करते हुए जांचिए कि विद्यार्थी ने उस प्रकरण को अपने मस्तिष्क में कितना समेट के रखा है। तो आपके द्वारा जब प्रश्न पूछा जा रहा होगा तो यहाँ पर आपको घटक लिखने हैं इस कौशल के कि आपने इस प्रश्न में किस घटक का प्रयोग किया, पहले घटक का या चौथे घटक का। ऐसे ही आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप घटक का ध्यान रखेंगे। अब आपने जब प्रश्न पूछ लिए, आपने घटकों का ध्यान रखा, तो इसके बाद बारी आती है आपके पर्यवेक्षण प्रपत्र की। आपने कौशल में घटकों का प्रयोग किस तरीके से किया, इसके आधार पर आपको मार्किंग की जाएगी और आपको 0 से लेकर 6 तक की मार्किंग प्रदान की जाएगी। आपने किधर की ग्रेडिंग प्राप्त की है ज़्यादा, उसके आधार पर पर्यवेक्षक आपको टिप्पणी प्रदान करेगा। उसके पश्चात पुनर्शिक्षण चक्र आपका लगेगा। आप फिर से सुधार करेंगे प्रश्नों में और घटक के प्रयोग में, और उसके पश्चात आपका पुनर्पर्यवेक्षण किया जाएगा और उसके बाद पर्यवेक्षण में आप सही ग्रेडिंग प्राप्त करते हुए नेक्स्ट कौशल की ओर चले जाएंगे। यह कौशल अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विद्यार्थी को प्रकरण की ओर लेके जाना और प्रकरण की गहराई तक लेके जाना ताकि वह उसका जो सूक्ष्म ज्ञान है वह प्राप्त कर सके। उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाना, उसे सामान्य से विशिष्ट की ओर लेके जाना, यह सब अध्यापक पुनर्बलन के माध्यम से संभव कर पाता है। क्योंकि शिक्षण को हमने कहा है कि यह अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, अर्थात अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में अंतःक्रिया होती है। अध्यापक विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी अध्यापक को प्रश्न का जवाब देता है, वह प्रश्न का जवाब प्रकरण को आगे बढ़ने में सहयोग करता है। विद्यार्थियों के द्वारा अध्यापक से प्रश्न पूछे जाते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों के प्रश्न का जवाब देते हैं। इस तरीके से पुनर्बलन का यह चक्र चलता रहता है और प्रकरण विद्यार्थियों के अनुसार उन तक पहुंचकर उनके अधिगम में सहयोग प्रदान करता रहता है। आपके सहपाठी के द्वारा पुनर्बलन कौशल का पर्यवेक्षण किया जा रहा होगा और आपके लिए टिप्पणी लिखी जा रही होगी और अंत में अपने कौशल प्रदर्शन के पश्चात अपने सहपाठियों से आप अपने फीडबैक को ले लेंगे और उसका गहराई से अध्ययन कर जहां आपको रिमार्क मिला हुआ है, अगर रिमार्क अच्छा मिला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिमार्क में आपको लग रहा है कि आपकी कमी दर्शाई गई है तो आपको उससे सीख लेनी है और उसमें सुधार करने का प्रयत्न करना है और उस कमी को अपने से दूर करना है, क्योंकि वो आपके शिक्षण की उज्ज्वलता के लिए है, ताकि आप अच्छे से अपने शिक्षण के कार्य में उन्नत बन सकें। इसके बाद हमारे पास आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट को अध्यापक का दर्पण कहा जाता है, अर्थात अध्यापक जो भी प्रकरण पढ़ाता है उसमें सुधाखंड के माध्यम से वह श्यामपट्ट पे पॉइंट बाय पॉइंट उसे लिखता जाता है। विद्यार्थी लिखी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों को, बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारते हैं और उत्तर पुस्तिका में वो उस तरीके से उसको उतारेंगे जैसे वो उसको समझ रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा। आपके द्वारा समझाते हुए कुछ दृष्टांत बोले जाते हैं, तो विद्यार्थी जब उस पॉइंट को लिखेगा तो समझी हुई बात को भी दृष्टांत के रूप में क्या करेगा, मध्य मध्य में पॉइंट्स के मध्य में लिखता चला जाएगा। तो आपने कहाँ से प्रकरण शुरू किया और कहाँ पे समाप्त किया, ये श्यामपट्ट यह भी दर्शाने का कार्य करता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य आप श्यामपट्ट में दर्शाते हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। उत्तर पुस्तिका में लेखपत करते हुए वह प्रकरण को समझते भी रहते हैं कि उनको क्या समझ में आ रहा है, और यह दूसरे दिन की कक्षा के
प्रीवियस नॉलेज के लिए यानी प्रत्याश स्मरण के लिए, रिकॉलिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। विद्यार्थी को जब दूसरे दिन पता है कि अध्यापक कक्षा में आएंगे तो पहले दिन पढ़ाए हुए पाठ का रिवीजन पहले करेंगे और उसके बाद प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। तो तब विद्यार्थी अपनी कॉपी को खोलेंगे और कॉपी को खोलकर कल हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्यामपट्ट में जब कार्य किया जाता है तब वह नोटबुक में उसको नोट करता है और उसको स्वयं भी ये पता होता है कि कल हमने क्या पढ़ा और अध्यापक प्रकरण में किस बिंदु पर अभी है और कल आगे हमको इससे और आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। श्यामपट्ट कौशल में सामान्य प्रविष्टियों को भरने के बाद श्यामपट्ट कौशल से क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट किया जाएगा अध्यापक के द्वारा। आपको 8 से 10 लाइन में यहाँ पे उसको लिख लेना है। उसके बाद इसके जो कंपोनेंट्स होंगे उनको आप लिखेंगे, जैसे अक्षरों की आकृति समान है कि नहीं है, महत्वपूर्ण तथ्यों को अंडरलाइन किया गया है कि नहीं किया गया है, अक्षरों के बीच में दूरी पर्याप्त है कि नहीं है, शुद्धता के साथ में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थियों को दिख सके इस स्वरूप में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं और फिर आपका कार्य होगा सामान्य प्रविष्टियों को भरने के बाद प्रदर्शन के लिए आदर्श वाचन के पैरा को आप यहाँ पे लिखेंगे पुनः से। और आदर्श वाचन में आपको ध्यान होगा पाठ्य योजना के अंतर्गत आदर्श वाचन जब आप करवाते हैं तो आदर्श वाचन के साथ साथ आपको विद्यार्थियों को, आपने पढ़ा तो आप विद्यार्थियों से भी पढ़वाते हैं कि आप बताइए इस लाइन को कैसे उच्चारित किया जाएगा। तो उच्चारण करने के बाद कई बार ये होता है कि कई विद्यार्थी क्लिष्ट शब्दों को सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक के द्वारा श्यामपट्ट में उस क्लिष्ट शब्द के उच्चारण को पद विच्छेद के द्वारा समझाया जाता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया को बताया जाता है। विद्यार्थी पुनः उसको उच्चारित करता है और शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। उसके बाद उच्चारण अभ्यास के बाद काठिन्य निवारण का यहाँ पे प्रकरण आ जाता है। तो उच्चारण अभ्यास के जो क्लिष्ट शब्द होंगे तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि विद्यार्थी उसका संभवतः अर्थ भी ना जानता हो। तो जो आप यहाँ पर उच्चारण अभ्यास के शब्द लिखेंगे उन्हीं को यहाँ पर आप क्या करेंगे, काठिन्य निवारण के शब्द के रूप में प्रयोग में लेकर आएंगे। और उसके बाद काठिन्य निवारण के शब्द और अर्थ यहाँ पे लिखे जाएंगे। इसके बीच में प्रक्रिया आपको पता है कि शब्द लिखने के बाद अध्यापक को विधि प्रयोग करनी होती है। विधि प्रयोग करके वह अर्थ निकलवाता है और अर्थ निकालने के बाद उसे विद्यार्थी का मूल्यांकन करना होता है। उसके लिए फिर वो कोई विधि प्रयोग करेगा और विधि प्रयोग करने के बाद विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को वो देखता है। तो वो सारी चीज़ें आप पूछेंगे, उसको आपको श्यामपट्ट में नहीं लिखना है कि जैसे आपने अपने लेसन प्लान में ये सारा प्रोसेस लिखा होगा कि मैं ये शब्द लिखूंगा, फिर इसके लिए ये विधि प्रयोग करूंगा, फिर इसका अर्थ निकलेगा, फिर मैं यहाँ पे प्रयोग करूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन करूंगा विद्यार्थी का। आपको केवल श्यामपट्ट पे शब्द और अर्थ लिखना है और अर्थ तब लिखेंगे आप जब विद्यार्थी प्रयोग के द्वारा अर्थ बता चुका होगा। तो श्यामपट्ट में आपको केवल अंत तक, जब तक आपकी कक्षा समाप्त होगी 35 मिनट तक, आपको श्यामपट्ट में शब्द और अर्थ लिखकर ऐसे ही रखने हैं। यह पर्यवेक्षक को यह दर्शाता है कि विद्यार्थी का लेख किस तरीके का है, शुद्ध है कि नहीं है, अशुद्ध लिखा हुआ है, क्लिष्टता का ध्यान रखा गया है, शब्दों की संरचना पे ध्यान दिया गया है, लेख आकर्षक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वो चेक कर सकता है। तो आपको भी इस कौशल में इस तरीके से ब्लैक चार्ट का प्रयोग करना है। ब्लैक चार्ट को आप अपने लेसन प्लान में जिस दिन आपके पास इस कौशल का प्रयोग आएगा उस दिन इस तरीके से ही काले श्यामपट्ट का प्रयोग कर उच्चारण अभ्यास के कुछ शब्द आप लिखेंगे पद विच्छेद के साथ में, चूँकि आप श्यामपट्ट में उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद काठिन्य निवारण के शब्द लिखेंगे। यहाँ पर मैंने केवल इनको इंडिकेट किया हुआ है, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पर। और फिर वैसे ही कार्य आपको इस कौशल के प्रदर्शन के समय करना है। आदर्श वाचन आपने कह दिया पहले, उसके बाद
उच्चारण अभ्यास को आप यहाँ पे करेंगे और काठिन्य निवारण के शब्दों को लिखेंगे, जिससे आपके लेख का पता चल सके। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि श्यामपट्ट अध्यापक का दर्पण होता है, उसमें सुस्पष्ट शब्दावली में कार्य होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बिंदुवार कार्य किया जा रहा है, यानी कि कहीं ये तो नहीं है कि पैरा की पहली लाइन आपने लिखी सीधे लास्ट पे गए, फिर थर्ड नंबर पे आप मिडिल पे आए, फिर उसके बाद फिर आप ऊपर फर्स्ट लाइन में चले गए। नो, आपको फर्स्ट लाइन से शुरू करना है और नीचे की लाइन तक अगर कोई कार्य करें तो शब्दावली उसी स्वरूप में प्रयोग में लेकर आई जाएगी। तो आपने बिंदुवार प्रदर्शन किया है कि नहीं है, श्यामपट्ट लेखन में इस चीज़ का विशेषतः ध्यान रखा जाएगा। अगर आपने कक्षा में पहले किसी चीज़ का अर्थ बताया है और अर्थ बताने के बाद आपने उसके लिए चार्ट प्रदर्शन किया है और चार्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो पहले अर्थ ही बताएंगे, फिर चार्ट के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो बिंदुवार ही आपको क्या करना है, कार्य संपादित करना है। पर्यवेक्षक आपको टिप्पणी देगा, टिप्पणी देने के पश्चात पुनः शिक्षण चक्र चलेगा। आप फिर से इस तरीके से श्यामपट्ट लगाएंगे इन सारी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के बाद, और फिर से आपका पुनः पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसके बाद श्यामपट्ट कौशल पर आधारित आपके सहपाठी आपका मूल्यांकन करेंगे, और इसमें आपका एक कॉलम भी है श्यामपट्ट कार्य का ये, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जाते ही सबसे पहले श्यामपट्ट की प्रविष्टियाँ फुलफिल होनी चाहिए। श्यामपट्ट में स्वच्छता से कार्य होना चाहिए, क्रमबद्धता से कार्य होना चाहिए, साथ ही साथ संकेतक के प्रयोग के माध्यम से ही आप लिखी हुई चीज़ों को समझाएंगे। जैसे आपने उच्चारण अभ्यास के शब्द को लिख दिया यहाँ पर, तो उंगली से संकेत ना करके संकेतिका आपके हाथ में होगी, संकेतिका के माध्यम से ही आप शब्दों को क्या करेंगे, यहाँ पे विद्यार्थियों को इंडिकेट करेंगे। तो ये था आपका श्यामपट्ट कौशल। अब आता है आपका प्रश्न कौशल। आपने विद्यार्थियों को प्रकरण प्रारंभ करने से पहले प्रस्तावना की, उसके पश्चात प्रस्तावना से जब आपका प्रकरण निकल गया तो आपने उद्देश्य कथन कहकर अपनी उत्तर पुस्तिका को उद्घाटित किया। उत्तर पुस्तिका में आपने आदर्श वाचन किया। आदर्श वाचन करने के पश्चात आवश्यकता पड़े कि जो मैंने किताब में लिखे हुए शब्दों को पढ़ा है उन शब्दों पर आधारित व्याख्या दी जाए। व्याख्या करने के लिए आपने दो चीज़ों का सहारा लिया, एक था दृष्टांत और दूसरा था आपने यहाँ पर विद्यार्थियों को क्या किया, यहाँ पे पुनर्बलन प्रदान किया। जैसे ही आप पुनर्बलन प्रदान कर चुके हैं, दृष्टांत का भी प्रयोग कर चुके हैं आपके द्वारा, तो अब यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है व्याख्यान जब आप दे रहे होंगे आपको चार्ट भी साथ में प्रयोग में लेकर आना होगा। आपने ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें आप बता रहे थे व्याख्यान के दौरान, चाहे वो चार्ट हो, चाहे आपका दृष्टांत हो, चाहे पुनर्बलन हो, इसके लिए आपको श्यामपट्ट का सहयोग लेना पड़ा महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखने के लिए। क्योंकि जब आप समझा रहे थे तो समझाते हुए कुछ क्लिष्ट शब्द पुस्तिका में थे, उनका उच्चारण विद्यार्थियों को आना चाहिए। यह भी आपको लगा कि उनकी इस उच्चारण की कठिनाई को दूर करना चाहिए, साथ ही साथ इस चीज़ का अर्थ भी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। इसके बारे में आपने विचार किया। विचार करने के पश्चात आपने श्यामपट्ट पे उसे लेखपत करना शुरू किया। सारी प्रक्रिया आप पूर्ण कर चुके हैं कक्षा की। अब अंत में बारी आती है मूल्यांकन की कि मैंने इतना सारा कुछ क्रिया की आज के एक छोटे से पैराग्राफ को पढ़ाने के लिए, विद्यार्थी कुछ समझा भी कि नहीं समझा। इसके लिए आपका सहयोग मूल्यांकन करने में करता है प्रश्न कौशल। एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैं कहूँ अस्त्र भी होता है। प्रश्न ही वह एक विशिष्ट अस्त्र है या शस्त्र मैं कहूँ, जिसके माध्यम से अध्यापक ये जानता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान कितना है, प्रीवियस नॉलेज कितना रख रहा है, जिसके माध्यम से वह जान रहा है कि विद्यार्थी के तीनों स्तर के विद्यार्थी में से सबसे अच्छा कौन विद्यार्थी है, जो इंटरेक्ट करता है, अच्छे से बताने का प्रयत्न करता है, कौन सा विद्यार्थी है जो जवाब नहीं देना चाहता है
या कौन सा विद्यार्थी जो जानता है लेकिन जानबूझकर नहीं अभिव्यक्ति कर रहा है। प्रश्न कौशल के माध्यम से आप विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। वह अपने भावों का बाहरी प्रकटीकरण करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि शिक्षा का कार्य है जो अंदर छुपा हुआ है उसे बाहर प्रकट करना। तो प्रश्न कौशल इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो यह दर्शाता है कि आप जो 35 मिनट तक पढ़ा रहे थे बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए आप प्रश्न कौशल का प्रयोग करेंगे। प्रश्न कौशल के प्रयोग में आपको इसका अर्थ बताया जाएगा, इसके कंपोनेंट्स बताए जाएंगे, उसको आप लिखेंगे। उसके पश्चात आपने अध्यापक स्पष्टीकरण को यहाँ पे लिखना है। स्पष्टीकरण आदर्श वाचन मैंने नहीं कहा, जो किताब में है उस किताब से जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए उस स्पष्टीकरण को आप यहाँ लिखेंगे, आपके भावार्थ को यहाँ पे लिखेंगे और उस भावार्थ को समझाने के बाद आप विद्यार्थियों से क्या करेंगे, उस भावार्थ में छुपे हुए प्रश्नों को यहाँ पर पूछना प्रारंभ कर देंगे और यहाँ कंपोनेंट्स को आप लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि छात्र की अनुक्रिया क्या आ रही है। तो छात्र की अनुक्रिया को इसलिए आप जांच रहे हैं कि आपने जो प्रकरण पढ़ाया उस प्रकरण को विद्यार्थी कितना समझ पाया है। तो विद्यार्थी की अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए, उसकी रिसीविंग पावर को चेक करने के लिए, उसने क्या रिसीव किया है, कितना वो समझ पाया है, क्या वो उसको अपने ऑन वर्ड में प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसकी जांच करने के लिए आप प्रश्न कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आपको टिप्पणी मिलेगी और इसके बाद पुनः शिक्षण चक्र आपका प्रारंभ हो जाएगा। अगर स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रश्न नहीं बने हुए हैं लगता है तो पुनः आपका शिक्षण चक्र के अनुसार आप फिर से बनाएंगे प्रश्नों को और उसको दोबारा से मूल्यांकित किया जाएगा। तो यहाँ आप पहले से ही क्या लिख कर लेके आ सकते हैं, इसको लेके आ सकते हैं, प्रश्नों को आप बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं। पुनः पर्यवेक्षण होगा, टिप्पणी मिलेगी आपको और प्रश्न कौशल पर आधारित सहपाठी आपका क्या करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जहाँ प्रश्नों का वितरण कक्षा में सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रश्न पूछने की विधि का प्रयोग आपके द्वारा कुशलता से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसका यहाँ पे क्या किया जाता है, चेकिंग किया जाता है। तो इसकी जाँच करने के लिए यहाँ पर सहपाठी आपका क्या करेंगे, पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। तो ये थे आपके सूक्ष्म शिक्षण के दौरान चलने वाले कौशल, जिन कौशलों को आपको शेड्यूल के अनुसार पहले दिन उसको समझना है और दूसरे दिन समझे अनुसार उसका प्रस्तुतिकरण देना है। तो प्रस्तुतिकरण देते हुए यह विशेष ध्यान रखना है कि जिस तरीके से यहाँ आपको समझाया गया है उसके अनुसार 5 A4 साइज के पृष्ठों का प्रयोग करते हुए दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार आप क्या करेंगे, कौशल के अनुसार पाठ योजना का निर्माण करके आएंगे और पाठ योजना के लिए जो प्रकरण चुनेंगे उसी पर आधारित बाद में आप बृहद पाठ योजना का निर्माण करेंगे। तो हमने सूक्ष्म शिक्षण प्रारूप की फाइल का निर्माण कौशल के अनुसार कैसे होना है इसकी जांच की है। तो सूक्ष्म शिक्षण की फाइल में और भी कार्य दिया गया है, उस कार्य में है बृहद पाठ योजना का निर्माण करना। तो वो मैं आपको अपनी अगली कक्षा में स्पष्ट करूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों पर आधारित फाइल का निर्माण करेंगे। अपने दोनों शिक्षण बिंदुओं के कौशलों का आपको प्रयोग करना है और इन कौशलों पर दोनों में आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा और दोनों के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा, फाइल का निर्माण किया जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही।